7-8 महीने की रुपोशी भी इख्तियार करनी पड़ी, FIRs का भी सामना करना पड़ा। RO के पास जब हम गए, मैं कहा ये तुमने क्या किया, तो वो मुझे मलिक साहब आप देखें, आप मेरी बात सुने, साइड पे मुझे लेके गया। ये इस्तीफा उसने चीफ सेक्रेटरी को भी भेजा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी भेजा। मुझे वो साइड पे ले जाके कहने लगा कि देखें जी बात ये है कि मेरे बच्चों का मसला है, मैं प्रेशराइज हो गया हूँ। एक आदमी अपना बिजली का बिल दे तो बच्चों की फीसें नहीं दे सकता, गैस का दे तो किचन नहीं चला सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है कि हम आपकी मुलाकात करवाते होते हैं हर एपिसोड में कोई ना कोई बड़ी शख्सियत से। आज की शख्सियत के हवाले से मैं बात करूं तो बेजा नहीं होगा कि एक इंतहाई खूबसूरत शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और पॉलिटिकल स्टालवर्ट्स की फैमिली से जनाब इनका ताल्लुक है और ख़ुद भी एक तवील अरसे से MNA बनते आए हैं जनाब माशाल्लाह। लेकिन इस दफ़ा दीगर दोस्तों की तरह इनके साथ भी एक तरौसा हो गया, हम इनसे जानेंगे इंशाल्लाह। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब मलिक उमर असलम खान साहब जी। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे मिजाज हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा दोस्तों, मैं बता दूं हल्का NA 87 87 खुशाब से जनाब ये माशाल्लाह वैसे भी करता धरता है जनाब, पूरे सरगोदे की एक बड़ी जानी पहचानी शख्सियत है। और जैसे मैंने पॉलिटिकल स्टालवर्ट्स का जिक्र किया तो मलिक नईम साहब को कौन नहीं जानता, मलिक ताहिर सरफराज, बेशुमार लोग हैं जनाब जो इनके हल्का बाब में हैं, इनकी रिश्तेदारियां भी हैं माशाल्लाह। और 1,15,000 वोट लिया। और जनाब जैसे मैंने पहले भी एक दो दोस्तों के इंटरव्यूज़ किए हैं और मैंने ये कहा था कि जनाब हमने तो अच्छा भला इनको छोड़ा, जितवा के जनाब हम गहरी नींद सोए हैं गधे घोड़े बेच के, लेकिन सुबह उठे हैं और हमारा नाश्ता बाकायदा ख़राब हुआ है ये सुन के कि जनाब अपसाइड डाउन जनाब सारी सूरत हाल हुई है। आज वो जानेंगे, इनकी ज़ुबानी पूछते हैं कि जनाब ये क्या उफ्ताद आन पड़ी थी, हुआ क्या? जी मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। जुनैद साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझे ये मौका दे रहे हैं कि मैं यहाँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से अपने हालात जो मुझे इस इलेक्शन के दौरान पेश आए, उससे पहले जो पेश आए, उनका मैं जिक्र कर सकता हूँ। मैं थोड़ा सा तफसील में जाऊँगा बैकग्राउंड में पहले कि आपको पता ही है जैसे एक क्रैकडाउन चल रहा था 9 मई के लोगों के ख़िलाफ़, लेकिन मेरा तो 9 मई से कोई लेना देना नहीं था। इसके बावजूद 7-8 महीने की रुपोशी भी इख्तियार करनी पड़ी, FIRs का भी सामना करना पड़ा और उसके बाद अपने अहल खाना के साथ अलहदा होकर रहना पड़ा, कारोबारी मुश्किलात भी उठानी पड़ी। लेकिन ये सारी चीज़ें बर्दाश्त की। फिर जो इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो उसमें भी बड़ी मुश्किलात आई। उसमें सबसे बड़ी मुश्किल पहले ये आई कि हमें पहले फॉर्म देने से इनकारी हो गए, फॉर्म ही नहीं दे रहे थे। फिर किसी तरीके से फॉर्म हासिल किए, फिर फॉर्म हमारे रिजेक्ट कर दिए गए। फिर हाई कोर्ट से जाके बहाल हुए तो हाई कोर्ट का जो बेंच था उसने फिर रिजेक्ट कर दिए। फिर सुप्रीम कोर्ट गया जी और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जाके, हालांकि वो ऐसा इशू ही नहीं था, वो ज़मानत पे मैं था उन 2 FIRs में और सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो बहाल कर दिए पेपर और फिर मैं इस तरह इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। लेकिन आपको इस बैकग्राउंड बताने का मकसद सिर्फ ये था कि ये हालात क्योंकि इस तरह के थे जो शुरू से ही हमारे मेरे ख़िलाफ़ थे और इलेक्शन डे हमें खुल के कैंपेन भी नहीं करने दी गई। फिर जब इलेक्शन डे पे हम लोग एक वाज़े अक्सरियत के साथ जीत गए तो RO के दफ्तर पहुंच गए अपने नोटिफिकेशन लेने के लिए। अब RO के दफ्तर पहुंचे तो वहाँ एक सूरत हाल थी, एक सिक्योरिटी फोर्सेस का हिसार था और वो लोग RO से हमें मिलने नहीं दे रहे थे। हमने 12 कहा कि एक कानून ज़ाब्ता है कि RO के पास बैठ के कैंडिडेट अपने देख सकता है रिज़ल्ट, तो हमें भी ये अपनी कानूनी हक चाहिए। लेकिन उसका हमें जवाब मिला कि नहीं, आप ये नहीं हो सकता, RO साहब अंदर है ही नहीं, हालांकि RO साहब अंदर ही बैठे थे। फिर उसके बाद ऐसे हुआ कि सुबह के वक़्त, फजर के वक़्त एक सिक्योरिटी ओहदेदार वहाँ पे जो ड्यूटी दे रहा था कहते मलिक साहब आप क्यों परेशान बैठे हैं, ये देखें जी अल्लाह का अजान हो रही है, अल्लाह का नाम गूंज रहा है, हमें भी पता है और आपको भी पता है आप जीत चुके हैं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, आपका रिजल्ट आपके फेवर में निकलेगा। वो फिर जनाब पता तब चला कि वो जो भारे लोग हैं वो अचानक आना शुरू हो गए। अच्छा जी, वो अचानक आना शुरू हुआ तो मुझे हुआ कि ये तो इतने वाज़े मार्जिन से हार चुके हैं, क्योंकि 36,239 की लीड कोई कम नहीं होती, ये फिर क्यों आ रहे हैं। तो मैं जाके फिर दोबारा प्रेशर डाला, मैं कहा मुझे RO से मिलना है, RO से खैर नहीं मिलाया गया। लेकिन फाइनली RO ने आके कोई अपना अनाउंसमेंट कर दी कि फॉर्म 47 जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि ये नून लीग का उम्मीदवार जिसके वोट 79,000 थे, मेरे 1,15,000 थे,
ये 36,239 की लीड थी और इसको उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। मलिक शाकिर अवान जो आपके मलिक शाकिर जी, मलिक शाकिर हालांकि इस हल्के सिलेक्शन भी नहीं कंटेस्ट कर रहा था, वो पहले दूसरे हल्के में था। अच्छा, यहाँ पे आया, यहाँ पे कोई उसकी पिजराई भी कोई नहीं थी, कोई उसका, बल्कि नून लीग के अंदर भी स्प्लिट हो चुका हुआ था। सुमेरा मलिक को नहीं इलेक्शन लड़ने दिया, वो भी अगेंस्ट होगी, किसी सूरत भी उसके हालात नहीं थे। और मैं तो पहली दफ़ा सच्ची पूछें जुनेद भाई, मायूसी हो रही है इस निज़ाम से, इस इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह हमें डील किया है। और फिर बाद में जैसे उन्होंने ये, हमने वहाँ पे अली ज़फ़र साहब को मैंने एंगेज किया, इलेक्शन कमीशन में गए। इलेक्शन कमीशन में मैंने उन्हें जाके बताया कि ये 2 पोलिंग स्टेशन जो आपके हैं, आप ये देख लें, PS 241 है, PS 1 है, जहाँ पे रजिस्टर्ड वोट से भी ज़्यादा आपने वोट पोल कर दिए। तो इसकी बुनियाद पे आप ये अंदाज़ा लगाना आपके लिए, मैं खैर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को आसान मुश्किल नहीं है कि ये इतनी बड़ी धांधली हुई है। फिर मैंने उन्हें ये बताया कि ये तकरीबन 50 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे RO ने जो रिज़ल्ट दिया है नेशनल असम्बली में, वो है 99%, 98%, 95%, अबव 85%। और वही रिज़ल्ट उसी पोलिंग स्टेशन में जो सूबाई का रिज़ल्ट RO ही दे रहा है, वो उसमें है 45%, 52%। तो ये एक बहुत बड़ा साइजेबल इंक्रीज़ है जो कि ज़ाहिर करती है कि ये वोट गलत है, क्योंकि 2 आदमी को 2 ही पर्चियाँ मिलती हैं जब वो वोट डालने जाता है। तो बाय द एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक तरफ 48% और एक तरफ 98% है, इतना डिफरेंस नहीं हो सकता। तो इनको ये बात भी बताई। फिर मैंने उनको ये कहा कि मैं आपको, मेरे जो फॉर्म 45 हैं ये भी आपके सामने हैं, आपके पास फॉर्म 45 दूसरे कैंडिडेट लबैक का कैंडिडेट था ज़ुमरत खान, उसके भी मैंने इनको दे दिए इलेक्शन कमीशन को। पीपल्स पार्टी वालों के भी मैं मेहरबानी की, उनके भी दे दिए, जमात इस्लामी के भी दिए। और मैंने कहा ये सारे मेरे जो फॉर्म 45 और इनके सब हमारे एक जैसे हैं, टैली करते हैं, सिर्फ RO का जो है वो टैली नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि ये रिज़ल्ट फॉर्म 45 का गलत है, जाली है, मेहरबानी करें, ये नाइंसाफ़ी हो रही है, ये ना करें। लेकिन जब मैं कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, आपकी फिर RO से मुलाकात हुई? RO से जो मुलाकात बिल्कुल हुई जी। RO के पास जब हम गए, मैंने कहा ये तुमने क्या किया? तो वो मुझे, मलिक साहब आप देखें, आप मेरी बात सुने, साइड पे मुझे लेके गया। साइड पे मुझे लेके, देखिए मैंने तो इस्तीफ़ा दे दिया था। अच्छा जी। जो इस्तीफ़ा उसने दिया भी था। अच्छा जी। कि मेरे पे उसमें उसने वजूहात लिखी थी कि मेरी ज़िंदगी में इतना प्रेशर कभी मेरे पे नहीं पड़ा जितना इस दफ़ा पड़ा है, और मैं अपनी सर्विस में बड़े अच्छे तरीके से रहा हूँ, और अब मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। ये इस्तीफ़ा उसने चीफ सेक्रेटरी को भी भेजा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के को भी भेजा, और ये रिकॉर्ड के ऊपर है इस्तीफ़ा, ये हमने अपनी उस पिटीशन में भी लगाया। अच्छा जी। तो फिर मुझे वो साइड पे ले जाके कहने लगा कि देखें जी, बात ये है कि मेरे बच्चों का मसला है, मैं प्रेशराइज़ हो गया हूँ। तो मैंने उसे कहा कि यार प्रेशराइज़ तो हम भी हो गए हैं, हमारे भी बच्चे हैं, सारा कुछ है, लेकिन ये इतना बड़ा आइन से गद्दारी और ये सारा काम, ये आपको ज़ेब नहीं देता। बहरहाल उसने फिर ये काम कर दिया, और लेकिन जिस भूंडे अंदाज में किया, वो सारे फॉर्म 45 इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि सारी कटिंग हुई हुई है, या कुछ नए अगर डालें हैं तो उसमें साइन नहीं मिलते। वो साइन जो हमारे पास फॉर्म 45 बाकी सारे कैंडिडेट्स के वो मुख्तलिफ हैं, उनके मुख्तलिफ हैं। ठीक हो गया। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताइए कि आपने एक धरना पहले भी दिया है, गालिबन कल भी देने को जा रहे हैं। जो प्रीवियस धरना हुआ था उसमें कोई खातिर खा कोई नताइज, या आगे आप क्या देख रहे हैं? इससे कोई चीज़, कोई मतलब पॉजिटिव जो आप लोग चाहते हैं, कोई क्रॉप अप होगी फाइनली, कि मतलब ऐसे ही चलता रहेगा? देखें जुनैद भाई, मेरा तो ये पक्का यकीन है कि जब अवाम की जुराए का एहतराम ना किया जाए जी, जब अवाम के मैंडेट के सामने एक बंद डाला जाए, तो ये बंद कितने दिन कायम रह सकता है? इसने टूटना ही है, और जब ये टूटेगा तो इसका नुकसान ज़्यादा होगा। इसलिए मैं अपने इस्टेब्लिशमेंट को और सबको, इलेक्शन कमीशन को कहता हूँ कि मेहरबानी फरमा के कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक चलें, और जिसका मैंडेट है उसे वापस किया जाए। ये ना हो कि फिर ये हालात ऐसे बन जाएं, एक मूवमेंट चल जाए जिसमें सब कुछ ही ख़त्म हो जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलें, अच्छा अब ये बताइए कि उमर भाई के ये जो सियासी बसात है हमारी, और इसमें मुख्तलिफ मैं समझता हूँ मोरे हैं, अब ये मईशत आपकी तबाह हो की, मतलब बिल्कुल तबाही के धाने पे हम लोग खड़े हैं, कुछ आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो क्या देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में, अगर इसी तरह ये सिलसिला, मतलब अब तो मुंतखब भी हो गई, हुकूमत आ गई है सामने, लेकिन मैं कल ही पढ़ रहा था कि जनाब वो प्राइसेस हाइक हो रही हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, बिजली अफोर्ड नहीं होनी, तो ये क्या देख क्या रहे हैं, ये क्या सिलसिला होना है आने वाले दिनों में?
देखिए जी, बात सिंपल सी है। ये लोग पीडीएम के लोग हैं जी। जिन्होंने पहले 16 माह हुकूमत की और पाकिस्तान को आज इस जगह पर पहुंचा दिया जहां हम लोग खड़े हैं, जहां हम एक आदमी अपना बिजली का बिल दे तो बच्चों की फीसें नहीं दे सकता, गैस का दे तो किचन नहीं चला सकता। तो ये 16 महीने की इन्हीं हुकूमत का कारनामा है। 16 महीने में तो नहीं, इससे पहले भी 40 साल से ये लोग हुकूमत करते रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान को इस हाल पे पहुंचाया है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये क्यों इनको इतनी इन पे शफकत की जा रही है, इनको लाया जा रहा है। कोई भी बंदा आ जाए वो इनसे बेहतर डिलीवर कर सकता है। वाय देम प्रूवन किस्म के इनके चोरी है, डकैतियाँ इनकी हैं और इनकी खातिर हम सारा एक मुल्क का एक निज़ाम बर्बाद कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि आने वाले दिन जो हैं वो इनसे कंट्रोल नहीं होने, क्योंकि इनकी जंग हमेशा अपने मफादात के लिए। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान का इन्होंने ना पहले सोचा है ना आज सोच रहे हैं और मुल्क हमारा तबाह बर्बाद करेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइए कि खान साहब पे बेशुमार केसेस हैं, तो आप क्या समझते हैं कि एग्जॉनरेट हो जाएंगे, कुछ रिलीफ मिल जाएगी इनको? देखें जी, खान साहब के केसेस आप भी जानते हैं कि सारे बोगस केसेस हैं। बिल्कुल सही। और मैं सितम ज़रीफ़ी है हालात की कि आज ये केसेस बन गए हैं, कल जब इनको लाएंगे तो ये केसेस ख़त्म भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। और मुझे पूरा यकीन है कि हालात जो हैं ये इस हुकूमत से संभाले नहीं जाएंगे और फिर खान साहब को इनको मैंडेट के साथ वापस करके और इनको वापस लाएंगे। सही है। अच्छा, धांधली का अब बड़ा, मैं तो समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो आप लोगों के लिए खुशाइंद और हौसला अफजा बात है कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको बड़ा इसका प्रचार किया है और हाईलाइट किया है कि जनाब बहुत इरेगुलरिटीज़ थी। और एक दिन हम सुन रहे थे कि जनाब जो अमेरिकन इस वक्त डेमोक्रेट्स के लॉ मेकर्स हैं वो भी प्रेशराइज़ कर रहे हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी और जो बाइडन को भी कि जनाब ये जो नौमुंतखब हुकूमत है इसको तब तक तस्लीम ना किया जाए। ये एक प्रेशर उनकी तरफ से आया था, कुछ माउंट हुआ था कि जब तक वो इसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर नहीं करते हैं जो कुछ वहाँ पे हुआ है। तो अगर ये नहीं होता बिलफर्ज और ये अपनी मुद्दत भी पूरी फिर होती जाएगी, धांधली का जो आप लोग अब कर रहे हैं, जो जैसे आप कल करने को जा रहे हैं, आप माशाल्लाह वहाँ पे लीड करेंगे खुशाब में अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो कुछ खातिर खा आप इसके आपने करनी भी पीसफुल है, मुझे पता है, जिस सुलझे हुए लोग हैं आप सारे और पीछे से आप इंस्ट्रक्शंस भी इसी तरह की आती हैं, तो ये कोई नताइज निकलेंगे इसके? मतलब अब जुडिशल और मैं समझता लीगल वे ही है ना आप लोगों के पास, या पीसफुल एजिटेशन है, इसमें कुछ होता हुआ नजर आता है, कुछ सुनवाई हो जाएगी? देखें जी, 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं। पहली चीज़ तो है कि ये एक ऑलरेडी पंजाब में एक तब्दीली आ चुकी हुई है। जी जी। आप देखें जी, तमाम फोर्सेस इनके साथ थी जो ये कह रही थी कि यही लोग हुकूमत में आएंगे, जी इनकी हुकूमत बननी है। लेकिन और पंजाब में हमेशा एक मिजाज रहा है कि जो हुकूमत बन रही होती है लोग उस साइड पे रुख करते हैं। लेकिन ये पहला मौका है कि लोगों ने इस चीज़ को साइड पे रख के और वोट दिए हैं और बड़ा हैवी मैंडेट दिया है पीटीआई को, कामयाब की है। और जो इस बात का सबूत है कि अब जो फोर्स हमारे फ्यूचर को डिटरमिन करेगी वो हमारी यूथ है। हमारी 65% जो आबादी है वो 35 साल से कम है और वो लोग किसी मसलत का शिकार नहीं होते और ये उन्हीं की ही वो वोट पावर की वजह से ये चेंज आई है। और मैं नहीं समझता कि ये लोग जो हैं ये यहाँ पे रुक जाएंगे और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल है और इसमें वो भरपूर किरदार, जिस तरह वोट दिए, अपना किरदार अदा करेंगे और वो वक्त दूर नहीं है कि जब दोबारा इस मुल्क में जिनका मैंडेट है उनको वापस किया जाएगा और उन्हीं की हुकूमत को तस्लीम किया जाएगा इंशाल्लाह। उमर भाई, थैंक यू वेरी मच। आपका वाकई में मतलब तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप इतनी मसरूफियत में, मुझे सभी भाई ने बताया कि जनाब वो भी मतलब मेरी खुशकिस्मती है कि मलक सबीउल्लाह अवान जैसे बंदे मेरे साथ हैं, तो फिर आप लोगों से भी एक आपका जुनैद भाई एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और आप जैसे सुलझे हुए और एंकर्स के तवस्सुत से, आप इसके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये कहना चाहता हूँ। बाकी मैं देखता हूँ टीवी पे एक डिबेट चल रही होती है, डिबेट ये चल रही होती है कि जी 24 का इलेक्शन बड़ा गलत है, लेकिन 18 में भी गलत हुआ था। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि 18 में भी अगर आप जाएंगे ना तो 18 में वाले कहेंगे कि 13 का भी गलत था। तो ये अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो हम अपना मुल्क कभी ठीक नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। हमें आज से ठीक करना है, आज से हम एक स्टैंड लें, इस मुल्क को ठीक करने के लिए आगे बढ़ें ताकि अगले जो इलेक्शन है वो सही हों। और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए नाजरीन, एक चीज़ तो आपने एक कदर मुश्तरक देखी होगी इन सब दोस्तों में जो पीटीआई वाले ख़ास तौर पे हैं कि ये इतने को होपफुल हैं माशाल्लाह, इतने ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है कि रोशन चेहरे हैं, हालांकि क्या कुछ नहीं हुआ
और लेकिन अभी भी ये उम्मीद है और उम्मीद पे ज़िंदगी कायम है। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला सबका हामी नासर हो। बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है उमर भाई से हमने, तो इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश और ख्वाहिश भी होगी मलक सबीउल्लाह अवान के तवसत से कि ज़ाहिर है वो इनके बहुत मतलब एक करीबी हैं, दोस्त भी हैं, कि हम दोबारा भी उमर भाई को बुलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।